सरोवर के किनारे वही शांत रात अब और भी गहरी हो चुकी थी। चांद आसमान में थोड़ा ऊपर चढ़ आया था और उसकी रोशनी अब सीधे पानी पर पड़कर चमक रही थी। कुछ दूरी पर अंधेरे में खड़ा लक्ष्य सिंह सब देख चुका था। उसकी आंखों में जलती हुई आग अब बुझने वाली नहीं थी। वह बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से लौट गया। और इधर चंद्ररूपा और सौरभ अब भी अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। चंद्ररूपा अब भी सौरभ के सीने से सटी हुई थी। उसकी उंगलियां सौरभ के हाथों में उलझी हुई थीं। अचानक उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, एक बात बताओ। सौरभ ने उसकी ओर झुककर कहा, जी पूछिए। चंद्ररूपा ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम देवगढ़ का राजा बनना चाहते हो? सौरभ हल्का सा मुस्कुराया, मैं कहीं का राजा नहीं बनना चाहता राजकुमारी। उसने धीरे से कहा, मैं तो बस आपका प्रेमी बनकर ही संतुष्ट हूँ। वह थोड़ा रुका, फिर मुस्कुराकर बोला, और शायद आपका पति बनने की इच्छा है। चंद्ररूपा के होठों पर शरारती मुस्कान आ गई। वह थोड़ा सीधी बैठी और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे पति नहीं बनोगे? सौरभ कुछ कह पाता उससे पहले ही वह आगे बोली, मैं अपने पिता को बहुत अच्छे से जानती हूँ। यदि मैंने उनसे कह दिया कि मुझे तुमसे प्रेम है तो वह कभी हमारे विवाह से मना नहीं करेंगे। फिर उसकी आवाज थोड़ी गंभीर हो गई, लेकिन उससे पहले वह सौरभ के और करीब आ गई। मुझे तुमसे कुछ वचन चाहिए। सौरभ ने बिना झिझक कहा, बोलिए राजकुमारी, कौन से वचन? चंद्ररूपा मुस्कुराए, तुम मेरे राम बन जाओगे, मैं तुम्हारी सीता बन जाऊंगी। फिर अचानक उसने सिर हिलाया, पर इस बार कहानी थोड़ी अलग होगी। सौरभ ने उत्सुकता से पूछा, कैसी अलग? चंद्ररूपा की आंखों में चमक आ गई। इस बार राम आगे आगे नहीं चलेंगे। वह हल्का सा हंसी, इस बार सीता आगे आगे चलेंगी। सौरभ मुस्कुरा दिया। चंद्ररूपा ने आगे कहा, मैं चाहती हूँ इस बार सीता की जिम्मेदारी तुम निभाओ और राम की जिम्मेदारी मैं। वह शरारत भरी मुस्कान के साथ बोली, मैं देखना चाहती हूँ राम होने में क्या सुख है और सीता होने में क्या। सौरभ उसकी बात सुनकर हल्का सा हंसा, क्यों नहीं राजकुमारी, उसने नर्म स्वर में कहा, यदि मेरी प्रिया यही चाहती है तो यही होगा। मैं तुम्हारी सीता बन जाऊंगा और तुम मेरे राम। चंद्ररूपा तुरंत हंस पड़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो एक स्त्री हूँ। सौरभ ने उसके बालों की एक लट को धीरे से कान के पीछे करते हुए कहा, स्त्री हो तो क्या हुआ, तुम आगे आगे चलना, मैं पीछे पीछे चलूंगा, तुम्हारा सहारा बनकर। चंद्ररूपा कुछ पल उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। फिर अचानक वह बोली, लेकिन एक बात और। उसकी आवाज अब थोड़ी गंभीर थी, मैं इस राज्य की रानी नहीं बनना चाहती। सौरभ ने बिना किसी आश्चर्य के कहा, मुझे पता था। चंद्ररूपा ने भौहें चाईं, तुम्हें कैसे? सौरभ मुस्कुराया, जिस चंद्ररूपा को मैं जानता हूँ वह जिम्मेदारियों में बंधने वाली नहीं है। उसे आजादी से जीना पसंद है, हवा की तरह। चंद्ररूपा कुछ पल उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, तुम बहुत जल्दी मुझे समझने लगे हो। वह हल्का सा मुस्कुराए, क्या सच में प्रेम किसी को इस हद तक समझने की ताकत देता है? सौरभ ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, प्रेम समझ नहीं देता, प्रेम महसूस करवाता है। दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गईं। चंद्ररूपा धीरे से उसके कंधे पर सिर रख देती है। सौरभ उसके हाथों को थाम लेता है। हवा और ठंडी हो जाती है। सरोवर की लहरें हल्के हल्के किनारे से टकराती हैं। और उस रात दो दिल सिर्फ प्रेम में नहीं, एक दूसरे की आत्मा में उतर चुके थे। रात गहरा चुकी थी। महल के उस हिस्से में जहां सेनापति का निवास था, दीपक जल रहे थे, पर वातावरण में एक अजीब सा तनाव फैल चुका था। तेज कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा अचानक खुला और भीतर प्रवेश किया लक्ष्य सिंह ने। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में क्रोध और भीतर कहीं गहरा टूटन। वीणा देवी ने जैसे ही उसे देखा, वह तुरंत समझ गई कुछ बहुत बड़ा हुआ है। क्या हुआ? उसने शांत स्वर में पूछा। लक्ष्य सिंह कुछ क्षण चुप रहा, फिर अचानक जैसे उसके भीतर का सारा दर्द फूट पड़ा। वो दोनों, उसकी आवाज कांप रही थी। चंद्ररूपा और सौरभ। वह मुट्ठियां भींचते हुए बोला, वो दोनों एक साथ थे उस सरोवर के किनारे, जैसे जैसे दुनिया में कोई और है ही नहीं। उसकी आंखों में अब केवल आग थी। उसने मुझे धोखा दिया माँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वीणा देवी धीरे धीरे उसके पास आए। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा, फिर उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, शांत हो जाओ। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी। लक्ष्य सिंह अभी भी गुस्से से भरा हुआ था।
उसकी सांसें तेज चल रही थीं। वीणा देवी ने उसे बैठाया और खुद उसके सामने खड़ी हो गई। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, एक बात बताओ लक्ष्य सिंह। उसकी आंखें अब गहरी हो चुकी थीं। तुम्हें क्या चाहिए, देवगढ़ का राजसिंहासन या चंद्रोरूपा? ये सवाल सुनते ही लक्ष्य सिंह ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब गुस्सा साफ दिख रहा था। मुझे वह धोखेबाज चंद्रोरूपा नहीं चाहिए, उसने कठोर स्वर में कहा। मुझे ये राजसिंहासन चाहिए। उसकी आवाज और भारी हो गई। मैं उससे उसका सब कुछ छीन लूंगा। कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। वीणा देवी के होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। उचित है, उसने शांत स्वर में कहा। अब तुम सही सोच रहे हो। लक्ष्य सिंह ने उसकी ओर देखा। पर कैसे? वीणा देवी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसकी मुस्कान अब रहस्यमयी हो चुकी थी। मैं तुम्हें ये राजसिंहासन दिलवाऊंगी। लक्ष्य सिंह की आंखों में एक नई चमक उभरी। कैसे? वीणा देवी ने धीरे से सिर हिलाया। वह तुम्हें जानने की आवश्यकता नहीं। वह थोड़ा झुककर उसके करीब आए। बस एक बात याद रखना, जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। उससे एक कदम भी इधर उधर नहीं। उसकी आवाज अब ठंडी और खतरनाक हो चुकी थी। और इस रास्ते में वह थोड़ा रुकी। हो सकता है तुम्हें अपने पिता के खिलाफ भी जाना पड़े। कमरे में सन्नाटा जम गया। कुछ पल के लिए लक्ष्य सिंह चुप रहा। फिर उसके होठों पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान उभरी। मैं किसी के भी खिलाफ जा सकता हूं, उसने धीमे लेकिन खतरनाक स्वर में कहा। मुझे सिर्फ प्रतिशोध चाहिए। वीणा देवी ने उसकी आंखों में देखा और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उसने मन ही मन सोचा, अब खेल शुरू हुआ है। दीपक की लौ हिली, परछाइयां दीवारों पर कांप उठीं, और उसी क्षण देवगढ़ के भविष्य में एक अंधकार में अध्याय की शुरुआत हो चुकी थी। अगली सुबह देवगढ़ का महल सूरज की सुनहरी किरणों से नहा उठा था। ऊंची ऊंची दीवारों पर पती रोशनी जैसे पूरे राज्य को एक नई शुरुआत का संकेत दे रही थी। आंगनों में दासियां अपने काम में लगी थीं। सैनिक अपने अपने स्थान पर तैनात थे। और महल के भीतर राजकीय कक्ष में बैठे थे महाराज आरव चौधरी और प्रधानमंत्री आदित्य चौधरी। दोनों भाई किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरवाजा हल्के से खुला और भीतर आई चंद्रोरूपा। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, पर आंखों में हल्की सी झिझक भी। पिताश्री, उसने धीमे स्वर में कहा। दोनों भाइयों की नजरें उसकी ओर उठीं। आरव चौधरी मुस्कुराए। आओ चंद्रोरूपा, क्या बात है? चंद्रोरूपा कुछ कदम आगे बढ़ी, फिर कुछ क्षण के लिए रुक गई। उसने एक गहरी सांस ली और फिर सीधे अपने पिता की आंखों में देखते हुए बोली, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कमरे में हल्का सा सन्नाटा छा गया। आदित्य चौधरी भी अब पूरी तरह उसकी ओर ध्यान से देखने लगे। चंद्रोरूपा ने हिम्मत जुटाई। मैं सौरभ ठाकुर से प्रेम करती हूँ। ये सुनते ही कमरे की हवा जैसे थम गई। पर आश्चर्य की बात, न तो आरव चौधरी के चेहरे पर कोई क्रोध आया और न ही आदित्य चौधरी ने कुछ कहा। दोनों बस शांत होकर उसे देखते रहे। चंद्रोरूपा ने आगे कहा, और मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। अब भी कोई उत्तर नहीं। कुछ पल की खामोशी। फिर आरव चौधरी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है। चंद्रोरूपा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। हम सौरभ से बात करेंगे। आदित्य चौधरी भी हल्का सा मुस्कुराए। उसके बाद तुम्हें बताएंगे कि क्या होना है। आरव चौधरी ने आगे कहा, तुम चिंता मत करो। तुम जिसे पसंद करोगी तुम्हारा विवाह उसी से होगा। ये सुनते ही चंद्रोरूपा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखें चमक उठीं। सच में? उसने बच्चे जैसी खुशी में पूछा। दोनों भाई मुस्कुरा दिए। हाँ, बस इतना सुनना था। चंद्रोरूपा खुशी से लगभग उछलती हुई वहां से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद वह अपने कक्ष में पहुंची। दरवाजा खोला और अंदर देखा। वहां उसकी चाची नहीं, उसकी मां अदिति चौधरी बैठी हुई थी और पास ही वीर चौधरी भी खेलते हुए बैठा था। जैसे ही चंद्रोरूपा अंदर आए, अदिति चौधरी ने उसे देखा। कहाँ गई थी तुम? उनकी आवाज में हल्की सख्ती थी, पर आंखों में ममता। वीर तुरंत उठकर उसके पास आया। हाँ दीदी, आप आजकल मेरे साथ खेल भी नहीं रही हो। कहाँ रहती हो आप? चंद्रोरूपा मुस्कुरा दी। वह धीरे से उसके पास बैठ गई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब मेरे खेलने के दिन गए वीर। अब मैं बड़ी हो गई हूँ। वीर ने तुरंत भौहें चाईं। सच में? उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अदिति चौधरी हंस पईं। हाँ हाँ, बहुत बड़ी हो गई है हमारी राजकुमारी। इतनी बड़ी कि अब हमें भी समझाने लगी है। चंद्रोरूपा ने मुंह फुला लिया। माँ, वीर अब भी उसे ध्यान से देख रहा था।
फिर धीरे से बोला, दीदी, आप कुछ बदली बदली सी लग रही हो। चंद्ररूपा थोड़ी चौंकी। क्या मतलब? वीर ने मासूमियत से कहा। पता नहीं, पर आज आप ज्यादा खुश लग रही हो। अदिति चौधरी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। लगता है कोई बात है। चंद्ररूपा ने नजरें चुरा ली। कुछ भी नहीं, वह मुस्कुराते हुए बोली, पर उसके चेहरे की चमक सब कुछ कह रही थी। अदिति चौधरी ने उसे पास खींच लिया। उसके सिर को सहलाते हुए बोली, चलो, जो भी है अच्छा ही हो। वीर तुरंत बोला, दीदी, आज हम फिर से वही खेल खेलेंगे ना? चंद्ररूपा हंस पड़ी। हाँ, खेलेंगे। और फिर वही हंसी, वही मस्ती, वही बचपन। कमरे में गूंज उठी, पर इस बार उस हंसी के पीछे एक नया राज भी छिपा था। एक नया प्रेम, जो धीरे धीरे पूरे देवगढ़ की किस्मत बदलने वाला था। महल के भीतर राजकीय कक्ष से थोड़ा अलग एक छोटा सा सभा कक्ष था, जहां केवल अत्यंत आवश्यक और निजी बातें ही की जाती थीं। आज उसी कक्ष में बैठे थे महाराज आरव चौधरी और प्रधानमंत्री आदित्य चौधरी। कमरे में गंभीर शांति थी। तभी एक सैनिक ने भीतर आकर झुककर कहा, महाराज सौरभ ठाकुर उपस्थित हैं। उन्हें भीतर भेजो। आरव चौधरी ने शांत स्वर में कहा। कुछ ही क्षणों बाद दरवाजा खुला और सौरभ ठाकुर भीतर आया। उसने दोनों को आदरपूर्वक प्रणाम किया। महाराज, प्रधानमंत्री, बैठो। आदित्य चौधरी ने संकेत किया। सौरभ सामने बैठ गया, पर उसके भीतर हल्की सी उत्सुकता थी और थोड़ा सा संदेह भी। कुछ पल तक दोनों भाई उसे ध्यान से देखते रहे, जैसे उसकी आंखों के भीतर झांककर कुछ समझना चाहते हो। फिर आरव चौधरी ने सीधा प्रश्न किया, क्या तुम वास्तव में चंद्ररूपा से प्रेम करते हो? कमरे में सन्नाटा फैल गया। सौरभ ने बिना झिझक, बिना एक पल गंवाए उत्तर दिया, हाँ महाराज। उसकी आवाज स्थिर थी, आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। आदित्य चौधरी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। आरव चौधरी ने अगला प्रश्न किया, तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए। उनकी आवाज अब थोड़ी गंभीर हो गई। जो भी चंद्ररूपा से विवाह करेगा, वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। उन्होंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या ये बात तुम्हें मालूम है? सौरभ ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर झुका दिया। हाँ महाराज, मुझे ये ज्ञात है। ये सुनते ही आरव चौधरी ने हल्का सा भौं हिचाई। उनकी नजरें अब थोड़ी तीखी हो गईं। तो कहीं ऐसा तो नहीं, उन्होंने धीरे धीरे शब्द चुने, कि तुम यह विवाह राज सिंहासन पाने के लिए करना चाहते हो? कमरे का वातावरण और भारी हो गया, पर सौरभ, वह अब भी मुस्कुरा रहा था। उसने बिना किसी तनाव के उत्तर दिया, महाराज, मैं राजा नहीं बनना चाहता। दोनों भाई थोड़ा चौंके। सौरभ आगे बोला, नहीं, मैं चाहता हूं कि चंद्ररूपा रानी बने। अब दोनों के चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य था। सौरभ ने शांत स्वर में कहा, आप वीर चौधरी को ही राजसिंहासन सौंप दीजिए। वही इस राज्य के योग्य उत्तराधिकारी हैं, और आगे भी राजा वही बने। कमरे में कुछ पल के लिए पूर्ण सन्नाटा छा गया। आरव और आदित्य दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर धीरे धीरे उनके चेहरों पर मुस्कान उभर आई। वह मुस्कान सिर्फ संतोष की नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ की थी। उन्होंने जैसे उसी क्षण समझ लिया, ये युवक राजगद्दी का नहीं, दिलों का हकदार है। आरव चौधरी ने गहरी सांस ली और हल्के से मुस्कुराए। ठीक है। आदित्य चौधरी भी मुस्कुराए। तो फिर हमें कोई आपत्ति नहीं, आरव चौधरी ने सीधे कहा। हम शीघ्र ही तुम्हारे और चंद्ररूपा के विवाह की तैयारियां आरंभ करवा देंगे। ये सुनते ही इस बार सौरभ सच में चौंक गया। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी उभर आई। इतनी जल्दी? उसने मन ही मन सोचा। उसे तो लगा था कुछ प्रश्न होंगे, कुछ विरोध होगा, शायद उसे अपने प्रेम को साबित करना पड़ेगा, शायद कुछ कठोर शब्द सुनने पड़ेंगे, शायद उसे अपने भावनाओं के लिए लड़ना पड़ेगा। पर यहाँ तो सब कुछ एक ही क्षण में स्वीकार कर लिया गया था। वह हल्का सा मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में अब एक अलग ही भाव था, आश्चर्य और कहीं न कहीं एक अनजानी खुशी। उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा आपका आदेश महाराज। पर उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, यह इतना आसान कैसे हो गया? और शायद यही सादगी आगे चलकर सबसे बड़ी जटिलता बनने वाली थी। कुछ ही दिनों में ये समाचार पूरे देवगढ़ में फैल गया कि सौरभ ठाकुर और राजकुमारी चंद्ररूपा का विवाह होने वाला है। महल के गलियारों में धीमी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं, तो नगर की गलियों में लोग इस नई कथा को अपने अपने ढंग से समझने में लगे थे। पर इस खबर ने सबसे अधिक चिंता में डाला था सेनापति आर्यन सिंह को। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, लक्ष्य सिंह।
वह बिना समय गंवाए अपने पुत्र के कक्ष की ओर बढ़े। दरवाजा खुला। लक्ष्य सिंह शांत बैठा था। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न दुख, बस एक गहरी, असामान्य शांति। लक्ष्य, आर्यन सिंह की आवाज में एक पिता की चिंता साफ झलक रही थी। लक्ष्य ने सिर उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, आइए पिताजी। आर्यन सिंह उसके पास आए और कुछ क्षण उसे ध्यान से देखते रहे। तुम्हें सब पता चल गया होगा, लक्ष्य ने धीमे स्वर में उत्तर दिया। हाँ पिताजी, अब तो ये बात छिपी नहीं है। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। तुम ठीक हो? ये सुनकर लक्ष्य हल्का सा मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ पिताजी, जो होना था वो हो गया। उसकी यह सहजता आर्यन सिंह को भीतर से खटक रही थी। लक्ष्य, जीवन में हर इच्छा पूरी नहीं होती। कभी कभी हमें हालात को स्वीकार करना पड़ता है। लक्ष्य ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूँ पिताजी। आर्यन सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने खुद को संभाल लिया। यही परिपक्वता एक योद्धा की पहचान होती है। लक्ष्य ने बस हल्का सा जी कहा। कुछ देर तक दोनों के बीच सामान्य बातें होती रहीं, सेना, अभ्यास और आने वाले कार्यों को लेकर। फिर आर्यन सिंह ने गहरी सांस ली और बोले, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वह धीरे धीरे कक्ष से बाहर निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और उसी क्षण कमरे का माहौल बदल गया। लक्ष्य सिंह का चेहरा, जो अभी तक शांत था, धीरे धीरे कठोर होने लगा। उसकी आंखों में छिपी हुई भावनाएं अब सतह पर आने लगीं। कुछ ही क्षण बाद कक्ष का दूसरा द्वार खुला। अंदर आई वीणा देवी। उन्होंने अपने बेटे को देखा और एक ही नजर में समझ गईं कि उसके भीतर क्या चल रहा है। लक्ष्य, उन्होंने धीमे स्वर में पुकारा। लक्ष्य ने उनकी ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में वह संयम नहीं था जो उसने अपने पिता के सामने रखा था। माँ। वीणा देवी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। अपने पिता के सामने खुद को बहुत अच्छे से संभाल लिया तुमने। लक्ष्य हल्का सा हंसा, एक कड़वी हंसी। हर किसी को सच बताना जरूरी नहीं होता माँ। वीणा देवी की आंखों में चमक आ गई। तो अब बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? लक्ष्य कुछ पल चुप रहा। फिर उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। मेरे साथ जो हुआ वह अन्याय था। उसकी आवाज धीमी थी, पर उसमें दबा हुआ क्रोध साफ महसूस हो रहा था। जिसे मैं अपना समझता था वह किसी और का हो गया, और वह कोई और। वह रुक गया। उसकी आंखों में सौरभ की छवि उभर आई। एक बाहरी व्यक्ति जिसने आकर सब कुछ छीन लिया। वीणा देवी ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। तो अब क्या सोच रहे हो? उन्होंने पूछा। लक्ष्य ने धीरे धीरे अपनी मां की ओर देखा। इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, केवल ठंडी गहरी महत्वाकांक्षा थी। अब मैं कुछ नहीं खोऊंगा मां। वह एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला। अब मैं छीनूंगा। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। वीणा देवी के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। यही सुनना चाहती थी मैं। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, याद रखो, जो दुनिया से लेना चाहता है उसे भावनाओं को त्यागना पड़ता है। लक्ष्य ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं माँ। वीणा देवी की आंखों में अब गर्व और साजिश दोनों झलक रहे थे। तो फिर तैयार हो जाओ, अब खेल शुरू होगा। लक्ष्य की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। अब वह वही पुराना लक्ष्य नहीं था। अब वह एक खिलाड़ी था जो दिल से नहीं, दिमाग से खेलेगा। और इस बार जीतने के लिए खेलेगा। महल के विशाल सभा कक्ष में उस दिन एक अलग ही हलचल थी। वातावरण में एक उत्सुकता थी, जैसे कोई बड़ा निर्णय होने वाला हो। राजा आरव चौधरी, प्रधानमंत्री आदित्य चौधरी, सेनापति आर्यन सिंह और अन्य मंत्रीगण सभा में उपस्थित थे। आज विशेष रूप से राजपुरोहित पंडित जी को बुलाया गया था। पंडित जी ने अपने सामने पंचांग खोला, गणना शुरू की, ग्रह नक्षत्रों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पूरा सभा कक्ष शांत था। हर कोई उनके मुख से निकलने वाले शब्दों का इंतजार कर रहा था। कुछ समय बाद पंडित जी ने आंखें खोली और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, राजकुमारी चंद्ररूपा और सौरभ ठाकुर के विवाह के लिए सबसे शुभ मुहूर्त आज से ठीक 2 महीने बाद का है। सभा में हल्की सी सरगर्मी फैल गई। आरव चौधरी ने आदित्य चौधरी की ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोले, 2 महीने। आदित्य ने सोचते हुए कहा, ये वही समय है जब बांध और नहरों का कार्य भी पूर्ण होने की संभावना है। सेनापति आर्यन सिंह ने भी सहमति में सिर हिलाया। यदि तीनों राज्यों की सेनाएं इसी गति से कार्य करती रहीं तो 2 महीने में निर्माण पूरा हो सकता है। कुछ क्षणों के विचार विमर्श के बाद आरव चौधरी ने निर्णय लिया, तो ठीक है, विवाह उसी समय होगा जब बांध का निर्माण पूर्ण हो जाएगा। उसके 1 या 2 दिन बाद विवाह संपन्न कराया जाएगा। ये दिन केवल विवाह का ही नहीं, बल्कि तीनों राज्यों के नए युग का प्रारंभ होगा।
सभा में उपस्थित सभी लोगों ने इस निर्णय का समर्थन किया। एक तरफ ये निर्णय पूरे राज्य के लिए उत्सव का संकेत था, तो दूसरी ओर ये किसी के लिए खतरे की घंटी। जब ये समाचार लक्ष्य सिंह तक पहुंचा, वह कुछ क्षणों तक शांत खड़ा रहा। 2 महीने, उसने मन ही मन दोहराया। उसके चेहरे पर हल्की सी कठोरता आ गई। वह तुरंत अपनी माँ वीणा देवी के कक्ष की ओर बढ़ा। माँ, उसकी आवाज में इस बार संयम नहीं बल्कि बेचैनी थी। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। केवल 2 महीने बचे हैं। कुछ करना होगा। वीणा देवी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। शांत हो जाओ, बेटे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। मैंने पहले ही सब व्यवस्था कर ली है। लक्ष्य चौंक गया। क्या मतलब? वीणा देवी उसके पास आई और धीमे स्वर में बोली, मैंने तुम्हारे मामा और तुम्हारे नाना से बात कर ली है। लक्ष्य की भौहें सिकुड़ गईं। मामा और नाना, मगर क्यों? वीणा देवी की आंखों में अब महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी। क्योंकि बेटे, देवगढ़ कोई साधारण राज्य नहीं है। ये समृद्ध है, शक्तिशाली है, और हर कोई इसे पाना चाहता है। उन्होंने धीरे धीरे कहा, यदि हमने देवगढ़ पर अधिकार कर लिया तो राजगढ़ और सूर्यनगर भी हमारे अधीन आ जाएंगे, और फिर पूरा क्षेत्र हमारा साम्राज्य होगा। लक्ष्य कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर भी एक धीमी मुस्कान उभरी। तो योजना क्या है? वीणा देवी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तुम्हारे नाना ने हमारी सहायता के लिए 2 लाख सैनिक भेजे हैं। लक्ष्य की आंखें चौड़ी हो गईं। 2 लाख? वह तुरंत बोला, लेकिन माँ, देवगढ़ की सेना तो 2.5 से 3 लाख के बीच है। वीणा देवी हल्का सा हंस दी। तुम अभी भी सीधी लड़ाई के बारे में सोच रहे हो, बेटे। वह उसके करीब आई और धीमे स्वर में बोली, युद्ध हमेशा मैदान में नहीं जीते जाते, कई बार वे भीतर से जीते जाते हैं। लक्ष्य ध्यान से सुन रहा था। ये 2 लाख सैनिक सीधे युद्ध के लिए नहीं आएंगे। उन्होंने एक एक शब्द स्पष्ट करते हुए कहा, वे देवगढ़ में मजदूर बनकर आएंगे, व्यापारी बनकर आएंगे, नहरों और बांध के निर्माण में सहायता करने के नाम पर। लक्ष्य की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मतलब, वे पहले ही राज्य के अंदर होंगे? हाँ, वीणा देवी मुस्कुराई। और जैसे ही सही समय आएगा, वे सीधे महल पर हमला करेंगे। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। लक्ष्य के चेहरे पर अब एक खतरनाक संतोष उभर आया था। लेकिन उन्हें अंदर लाया कैसे जाएगा? उसने पूछा। वीणा देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यहीं पर तुम्हारी भूमिका शुरू होती है, बेटे। तुम्हारे पिता सेनापति हैं, उनके पद का उपयोग करो, उनकी सत्ता का उपयोग करो, और उन सैनिकों को देवगढ़ के भीतर प्रवेश दिलाओ। लक्ष्य कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। समझ गया, माँ। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, केवल योजना थी और सत्ता की भूख। वीणा देवी ने संतोष से उसे देखा। याद रखना, लक्ष्य, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, अब ये केवल एक विवाह नहीं, एक युद्ध है। लक्ष्य ने सिर झुका लिया, और इस बार उसकी आवाज धीमी पर खतरनाक थी। जीत हमारी होगी। 1 माह बीत चुका था। समय जैसे पंख लगाकर उठ गया था, और अब देवगढ़ की धरती पर हर ओर उत्सव का रंग बिखर चुका था। हवा में एक अलग ही मिठास घुल गई थी, मानो हर झोंका ये कह रहा हो कि कोई बहुत बड़ा शुभ अवसर आने वाला है। सुबह की पहली किरण जैसे ही महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर पड़ी, पूरा राजमहल सुनहरी आभा से नहा उठा। महल के प्रांगण में सैकड़ों दासियां इधर उधर भाग दौड़ कर रही थी। कहीं फूलों की मालाएं सजाई जा रही थीं, तो कहीं रंग बिरंगे वस्त्रों से महल के स्तंभों को सजाया जा रहा था। हर दीवार पर रंगोली के अद्भुत चित्र बनाए जा रहे थे, और सुगंधित धूप की खुशबू पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। राजमहल ही नहीं, पूरा देवगढ़ सज उठा था। गलियों में झंडियां लहरा रही थीं, घर घर दीप जलाए जा रहे थे, और हर चौक चौराहे पर संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। बच्चे नाचते गाते फिर रहे थे, और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए आने वाले शुभ दिन की चर्चा कर रहे थे। क्योंकि अब केवल 1 माह नहीं, बल्कि कुछ ही दिनों बाद, लगभग 10 से 15 दिनों के भीतर राजकुमारी चंद्ररूपा का विवाह होने वाला था। ये बात पूरे राज्य को उल्लास से भर देने के लिए पर्याप्त थी। सूर्यनगर और राजगढ़ में भी यही दृश्य था। वहां के राजा रघुवीर सूर्यवंशी और गिरीन्द्र प्रताप सिंह भी इस विवाह की खबर सुनकर अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने अपने राज्यों में भी उत्सव का आयोजन करवाया और देवगढ़ आने की तैयारियां प्रारंभ कर दी। महल के अंदर चंद्ररूपा अपने कक्ष में बैठी थी। उसकी सहेलियां, दासियां उसे घेर कर बैठी थीं और उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थीं। मेहंदी की सुगंध पूरे कक्ष में फैल चुकी थी। एक दासी हंसते हुए बोली, राजकुमारी, अब तो कुछ ही दिनों में आपका विवाह है।
देखिए मेहंदी भी कितनी गहरी रच रही है। चंद्ररूपा मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक हल्की सी झिझक भी थी। उसने धीरे से कहा, विवाह तो हो जाएगा, पर मन अभी भी वही है जो पहले था। सभी दासियां हंस पईं। तभी वीर चौधरी वहां आ पहुंचा। वह चंद्ररूपा को इस तरह सजी हुई देख कुछ क्षणों के लिए ठिठक गया। दीदी, ये क्या हो रहा है? उसने मासूमियत से पूछा। चंद्ररूपा ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। मेरा विवाह होने वाला है, मूर्ख। अब तू मुझे ऐसे ही देखेगा? वीर ने थोड़ा मुंह बनाया। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम कहीं चली जाओगी क्या? ये सुनते ही चंद्ररूपा कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसने अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा, फिर धीरे से वीर का हाथ पकड़ लिया। मैं कहीं नहीं जा रही, हमेशा यही रहूंगी, उसने नर्म स्वर में कहा। वीर ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास बैठ गया। उधर महल के दूसरे हिस्से में सौरभ ठाकुर खड़ा था। वह बालकनी से पूरे नगर को देख रहा था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक अजीब सी शांति और हल्की सी बेचैनी भी थी। लक्ष्य सिंह के साथ नहरों और बांधों का कार्य अब लगभग पूर्ण हो चुका था। दूर दूर तक बनी नहरें चमक रही थीं, जैसे धरती की नसों में जल बह रहा हो। किसानों के चेहरे पर संतोष था, और यह सब देखकर सौरभ के मन में एक संतोष की लहर उठती थी। लेकिन आज उसका ध्यान उन सब चीजों से हटकर केवल एक बात पर था, विवाह। वह धीरे से खुद से बोला, अब बस कुछ ही दिन और सब बदल जाएगा। तभी पीछे से आवाज आए, तो आप यहाँ खड़े होकर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? सौरभ ने मुड़कर देखा, चंद्ररूपा खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में वही चंचलता थी, लेकिन आज उसमें एक अलग ही गहराई भी थी। आप खुश हैं? उसने सीधा प्रश्न किया। सौरभ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपको क्या लगता है? चंद्ररूपा ने उसकी आंखों में झांका। मुझे लगता है आप कुछ छिपा रहे हैं। सौरभ कुछ क्षणों तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, शायद मैं इस पल को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। चंद्ररूपा ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर सोचिए मत, बस महसूस कीजिए। अभी हमारे पास समय है, 10-15 दिन। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले खड़े रहे। नीचे पूरा नगर उत्सव में डूबा था, और ऊपर ये दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। उधर लक्ष्य सिंह दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसका चेहरा शांत था, आंखों में कोई भाव नहीं था, लेकिन उसके भीतर तूफान उठ रहा था। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची। 10 दिन, बस 10 दिन और। उसके पीछे खड़ी वीणा देवी ने धीमे स्वर में कहा, समय आ गया है बेटे। लक्ष्य ने बिना पीछे मुड़े उत्तर दिया, हाँ, अब खेल शुरू होगा। और उसी क्षण दूर आसमान में काले बादल धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे, मानो आने वाले तूफान का संकेत दे रहे हों। देवगढ़ उत्सव में डूबा था। विवाह की तैयारियां चरम पर थीं, पर इन खुशियों के पीछे छिपा था एक ऐसा षड्यंत्र जो आने वाले दिनों में सब कुछ बदल देने वाला था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। देवगढ़ में उत्सव का वातावरण पहले से भी अधिक गहरा हो चुका था। हर दिन के साथ विवाह का समय और निकट आ रहा था। अब केवल कुछ ही दिन शेष थे। इन्हीं खुशियों और तैयारियों के बीच एक ऐसा खेल चुपचाप खेला जा रहा था, जिसकी आहट तक किसी को नहीं थी। रात का समय था। महल के बाहरी क्षेत्रों में हलचल सामान्य से थोड़ी अधिक थी, पर किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कारण स्पष्ट था, नहरों और बांधों का निर्माण अभी भी अंतिम चरण में था, और इस कार्य के लिए दूर दूर से मजदूरों, कारीगरों और सहायकों का आना जाना लगातार जारी था। लेकिन इस बार जो लोग आ रहे थे, वे साधारण नहीं थे। लक्ष्य सिंह घोड़े पर बैठा दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, और चेहरे पर एक हल्की, नियंत्रित मुस्कान। उसके सामने धीरे धीरे समूहों में लोग देवगढ़ में प्रवेश कर रहे थे। कोई खुद को मजदूर बता रहा था, कोई व्यापारी, तो कोई निर्माण कार्य में सहायता करने वाला कारीगर। पर वास्तविकता कुछ और थी। ये वही 2 लाख सैनिक थे, जो सामान्य वेश में अलग अलग दलों में बांटकर धीरे धीरे देवगढ़ में प्रवेश कर रहे थे। लक्ष्य ने इस पूरी योजना को इतनी सावधानी से रचा था कि किसी को जरा सा भी संदेह न हो। हर प्रवेश द्वार पर जब पहरेदारों ने उन्हें रोका, तो केवल एक नाम पर्याप्त था, सेनापति आर्यन सिंह। सेनापति के आदेश से आए हैं। बस इतना सुनते ही द्वार खुल जाते। किसी को ये सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि इतने अधिक लोग इतनी बड़ी संख्या में एक ही कार्य के लिए क्यों आ रहे हैं। लक्ष्य मन ही मन मुस्कुराया। पिता का नाम सच में बहुत काम आता है, उसने धीमे स्वर में खुद से कहा। वह जानता था ये सब अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता, पर उसे समय चाहिए भी नहीं था। उसे केवल कुछ दिन चाहिए थे। कुछ ही दिनों में विवाह होने वाला था, और उसी के साथ उसका अंतिम खेल भी। वह घोड़े से उतरा और धीरे धीरे उन दलों के बीच चलता हुआ आगे बढ़ा।
हर दल का नेतृत्व उसके विश्वस्त लोग कर रहे थे, वे सैनिक जो उसके प्रति निष्ठावान थे और जो बिना प्रश्न किए उसके हर आदेश का पालन करते थे। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है? लक्ष्य ने धीमे स्वर में पूछा। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और सिर झुकाकर बोला, हाँ स्वामी, लगभग सभी दल भीतर पहुंच चुके हैं। शेष भी सुबह तक पहुंच जाएंगे। लक्ष्य ने संतोष से सिर हिलाया। ध्यान रहे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा। सब सामान्य की तरह व्यवहार करेंगे। जब तक मैं आदेश न दूं, कोई कदम नहीं उठेगा। जैसा आदेश, सबने एक साथ उत्तर दिया। धीरे धीरे वे सभी सैनिक महल के आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगे, कोई निर्माण स्थल पर, कोई बाजार में, कोई बाहरी चौकियों के पास। देवगढ़ के भीतर अब एक अदृश्य सेना बस चुकी थी। उधर महल के भीतर अभी भी उत्सव की तैयारियां चल रही थीं। संगीत, हंसी और सजावट के बीच किसी को इस बात का आभास तक नहीं था कि खतरा उनके इतने निकट पहुंच चुका है। लक्ष्य सिंह ने एक बार महल की ओर देखा, वह महल जहां उसके सपने टूटे थे, और अब वह उसी महल को अपने अधिकार में लेने जा रहा था। उसकी आंखों में एक क्षण के लिए कठोरता और गहरी हो गई। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं, उसने मन ही मन कहा। जब तक पिता को कुछ समझ आएगा, तब तक सब समाप्त हो चुका होगा। इन्हीं घटनाओं के बीच कुछ और दिन बीत गए। देवगढ़ में उत्सव अपने चरम पर था। विवाह की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी थीं, और उसी के साथ लक्ष्य की योजना भी अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। सब कुछ शांत था, पर यह शांति आने वाले तूफान से पहले की थी। महल में इन दिनों मानो उत्सव का सागर उमड़ पड़ा था। हर कोना सजा हुआ था, दीपों की पंक्तियां, फूलों की मालाएं और सुगंधित धूप की महक वातावरण को और भी मधुर बना रही थी। दासियां गीत गा रही थीं, सैनिक भी हल्के फुल्के आनंद में थे, और हर चेहरे पर एक ही प्रतीक्षा थी, आने वाले विवाह की। लेकिन इस शोर और उत्साह से दूर, रात के शांत आकाश के नीचे, महल के पीछे स्थित वही पुराना तालाब आज भी उतना ही शांत था। चांद की चांदनी पानी पर बिखरी हुई थी, और हल्की हवा उस पानी को स्पर्श कर एक मधुर सरसराहट उत्पन्न कर रही थी। उसी तालाब के किनारे सौरभ और चंद्रोरूपा साथ बैठे थे। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे, बस एक दूसरे की उपस्थिति को महसूस करते हुए। फिर चंद्रोरूपा ने धीरे से सौरभ की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, एक बात बताओ, तुमने क्या निर्णय लिया है? सौरभ ने उसकी ओर देखते हुए हल्का सा भौहें सिकोड़ कर पूछा, किस बात का निर्णय? चंद्रोरूपा ने धीरे से कहा, यदि मैं अपने भाई को राजगद्दी सौंप दूं, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? सौरभ कुछ क्षणों तक उसे देखता रहा, फिर हल्के से मुस्कुराया। आपत्ति? वह धीमे स्वर में बोला, मुझे तो कोई इच्छा ही नहीं है राजा बनने की, और तुम भी रानी नहीं बनना चाहती। वह थोड़ा आगे झुका और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो फिर क्यों हम दोनों उस बोझ को अपने ऊपर लें जो हमारा है ही नहीं? चंद्रोरूपा के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। मतलब, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? उसने फिर पूछा। फर्क तो तब पड़ता, सौरभ मुस्कुराया, जब मुझे सिंहासन से प्रेम होता। मुझे तो केवल तुमसे प्रेम है। ये सुनते ही चंद्रोरूपा की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से अपना सिर सौरभ के कंधे पर रख दिया। अच्छा है, वह धीरे से बोली, क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ। कुछ देर तक दोनों यूं ही बैठे रहे, बिना किसी शब्द के, पर भावनाओं से भरे हुए। तभी अचानक चंद्रोरूपा ने थोड़ा सिर उठाया और हल्के संकोच के साथ पूछा, एक बात पूछूं? सौरभ मुस्कुराया। पूछो। मैंने आज माँ को कहते सुना। वह धीरे धीरे बोली कि पत्नी अपने पति को नाम लेकर नहीं बुलाती। क्या ये सच है? सौरभ हल्का सा हंस पड़ा। आपको जैसा मन करे वैसा बुलाए, उसने सहज स्वर में कहा। चंद्रोरूपा तुरंत सीधी बैठ गई और थोड़ा नाराज होते हुए बोली, और तुम मुझे अभी भी राजकुमारी कह रहे हो? सौरभ ने हंसते हुए कहा, तो और क्या कहूं? कुछ भी, पर राजकुमारी नहीं। वह थोड़ा मुंह फुला कर बोली, कुछ ही दिनों में हमारा विवाह होने वाला है, और तुम अभी भी मुझे ऐसे ही बुला रहे हो। सौरभ ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, ठीक है राजकुमारी। फिर से चंद्रोरूपा ने उसे हल्के से धक्का दिया। दोनों हंस पड़े। कुछ क्षणों बाद चंद्रोरूपा थोड़ा शांत हुई। उसकी आवाज अब पहले से कहीं अधिक कोमल थी। ठीक है, उसने धीरे से कहा, आज से मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगी। सौरभ ने भौहें उठाईं। अच्छा, तो क्या बुलाओगी? चंद्रोरूपा ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, स्वामी। एक क्षण के लिए समय जैसे थम गया। सौरभ उसके इस संबोधन को सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके भीतर कुछ गहराई से छू गया था। उसने मन ही मन सोचा, कैसी दुनिया है ये, जहां से मैं आया हूं वहां रिश्तों में इतनी मिठास कहाँ थी।
उसकी आंखों में एक क्षण के लिए अतीत की झलक आई, फिर वह वर्तमान में लौट आया। उसने धीरे से चंद्ररूपा का हाथ थाम लिया। अगर तुम मुझे स्वामी कहोगी, वह मुस्कुराते हुए बोला, तो मुझे भी तुम्हें कुछ खास कहना पड़ेगा। चंद्ररूपा ने उत्सुकता से पूछा, क्या? सौरभ ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, मेरी दुनिया। चंद्ररूपा एक पल के लिए उसे देखती रह गई, फिर हल्के से मुस्कुरा दी और फिर से उसके कंधे पर सिर रख दिया। चारों ओर सन्नाटा था, बस तालाब की लहरें, चांदनी और दो दिलों की धड़कनें। और उस शांत रात में दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे से अनगिनत वचन ले लिए। रात धीरे धीरे अपने गहरे अंधेरे में डूबती जा रही थी। देवगढ़ बाहर से अब भी उत्सव में डूबा हुआ था, दीप जल रहे थे, संगीत गूंज रहा था और लोग आने वाले विवाह की तैयारियों में मग्न थे। लेकिन उसी रात महल की दीवारों के भीतर एक अलग ही हलचल जन्म ले चुकी थी। सेनापति आर्यन सिंह अपने कक्ष में बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था, आंखें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थीं। कुछ देर पहले ही उनके विश्वस्त सैनिक ने आकर सूचना दी थी। सेनापति, कुछ ठीक नहीं है। महल के आसपास अजीब हलचल है। नए लोग, बहुत अधिक संख्या में, और उनकी गतिविधियां सामान्य नहीं लग रही हैं। ये सुनते ही आर्यन सिंह का मन जैसे सतर्क हो गया था। वह वर्षों के अनुभव वाले योद्धा थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई सामान्य बात नहीं। उन्होंने तुरंत उठकर आदेश दिया, तुरंत संदेश भेजो, सीमा पर तैनात हमारी सेनाओं को वापस बुलाया जाए। महल की सुरक्षा बढ़ाई जाए, हर द्वार पर पहरा दोगुना कर दिया जाए। बिना जांच के कोई भीतर न आए, न बाहर जाए। सैनिक तुरंत आदेश का पालन करने दौड़ पड़े। आर्यन सिंह की आंखों में अब स्पष्ट चिंता थी, कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने मन ही मन कहा, लेकिन शायद वह थोड़ा देर कर चुके थे। उसी समय महल के एक अंधेरे गलियारे में वीणा देवी खड़ी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी लंबे समय से प्रतीक्षित क्षण का आगमन हो चुका हो। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उनके होठों पर एक धीमी मुस्कान उभरी। तो आखिर तुम्हें आभास हो ही गया, उन्होंने धीरे से खुद से कहा। वह तुरंत मुई और तेज कदमों से अपने कक्ष की ओर बढ़ीं, जहां लक्ष्य सिंह पहले से उपस्थित था। समय आ गया है, वीणा देवी ने भीतर आते ही कहा। लक्ष्य ने उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में कोई आश्चर्य नहीं था, मानो वह इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा हो। पिताजी को पता चल गया है, वीणा देवी ने आगे कहा। उन्होंने सेना को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। कुछ क्षणों के लिए कक्ष में सन्नाटा छा गया। फिर लक्ष्य सिंह धीरे धीरे मुस्कुराया। तो अब देर करने का कोई अर्थ नहीं, उसने शांत स्वर में कहा। वीणा देवी ने उसकी आंखों में देखते हुए आदेश दिया, जाओ, अपने पिता को बंदी बना लो। एक क्षण के लिए भी लक्ष्य ने संकोच नहीं किया। जैसा आदेश माता, उसने झुककर कहा। कुछ ही देर बाद आर्यन सिंह अपने कक्ष से बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक चारों ओर से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने एक नज़र चारों ओर डाली। ये सभी सैनिक उनके अपने ही थे। उनकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य चमका, फिर सब कुछ समझते देर नहीं लगी। तभी सामने से लक्ष्य सिंह आगे बढ़ा। पिताजी, उसने शांत स्वर में कहा। आर्यन सिंह ने उसे गहरी नजरों से देखा। तो ये सब तुम्हारा ही खेल है, उन्होंने कठोर स्वर में कहा। लक्ष्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, खेल नहीं पिताजी, यह मेरा अधिकार है। सैनिकों ने आगे बढ़कर आर्यन सिंह को पकड़ लिया। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, बस अपने बेटे को देखते रहे। उन्हें एक कक्ष में ले जाकर नजरबंद कर दिया गया। कुछ क्षणों बाद लक्ष्य सिंह अकेला उनके सामने खड़ा था। कक्ष में गहरा सन्नाटा था। पिताजी, उसने धीमे स्वर में कहा, अब आपके दिन समाप्त हो चुके हैं। आर्यन सिंह की आंखों में पीड़ा थी, क्रोध नहीं, केवल गहरी निराशा। तुमने ये क्या किया लक्ष्य? उन्होंने भारी स्वर में कहा। मैंने तुम्हें यही सिखाया था। लक्ष्य का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। आपने मुझे क्या सिखाया? वह अचानक तेज स्वर में बोला। वफादारी, मित्रता, त्याग। वह कुछ कदम आगे बढ़ा। आपने पूरी जिंदगी अपनी मित्रता निभाई। बताए, आपको क्या मिला? उसकी आवाज में दर्द भी था और क्रोध भी। आप राजा बन सकते थे, पर आपने मौका छोड़ दिया। आर्यन सिंह चुप रहे। लक्ष्य ने गहरी सांस ली, फिर शांत होते हुए बोला, लेकिन मैं आपकी तरह नहीं हूं। उसने सीधा उनकी आंखों में देखा। आज रात, उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी, आज रात सब कुछ बदल जाएगा। आर्यन सिंह का हृदय जैसे धड़कना भूल गया। कल उनका विवाह है, लक्ष्य आगे बोला, और आज रात मैं ये पूरा खेल समाप्त कर दूंगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर रुक गया। बस आज रात तक का इंतजार कीजिए पिताजी, उसने पीछे मुड़े बिना कहा। आज रात
देवगढ़ में तांडव होगा। दरवाजा बंद हो गया और कक्ष के भीतर एक पिता अपने बेटे के हाथों कैद हो चुका था और बाहर एक राज्य विनाश के कगार पर खड़ा था।